हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑडिटिंग 2018 के एग्जामिनेशन का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें भी जरूर देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अंकेक्षण सुरक्षा के हित में है। अंकेक्षण किसकी सुरक्षा के हित में है? मालिकों के, लेनदारों के, विनियोक्ताओं के या उपरोक्त सभी के? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अंकेक्षण मालिकों के हित में भी है, लेनदारों के हित में भी है और विनियोक्ताओं के हित में भी है, यानी कि ये सभी के हितों में है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता है? निम्न में कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता है? तो ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअस ऑडिट यानी कि चालू अंकेक्षण वर्ष भर चलने वाला अंकेक्षण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चिट्ठा अंकेक्षण में डैश जांच होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सभी संपत्तियों और दायित्वों का। क्या कह रहा है कि चिट्ठा अंकेक्षण में बैलेंस शीट ऑडिट में किसकी जांच होती है? तो ध्यान रखेंगे, बैलेंस शीट ऑडिट में सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों की जांच होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालू अंकेक्षण का प्रमुख लाभ क्या है? आपको बताना है चालू अंकेक्षण का प्रमुख लाभ क्या है। कंटिन्यूअस ऑडिट का प्रमुख लाभ क्या है? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, चालू अंकेक्षण से त्रुटियों और गबन का शीघ्र प्रकटन हो जाता है, अंतिम खातों का शीघ्र प्रकाशन होता है और विस्तृत और गहन जांच होती है। अर्थात उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट परिभाषा दी हुई है। इसमें पूछा गया है कि ये परिभाषा किसने दी थी। पहले परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा है, एक लोचदार योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया को अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। एन ऑडिट प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबली प्लान्ड प्रोसीड्यूर ऑफ एग्जामिनेशन। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय होम? तो स्टूडेंट्स ये परिभाषा ऑर्थर डब्ल्यू होम्स की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हानि पूंजीगत हानि है क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, यह आकस्मिक कारणों से उत्पन्न होती है, इसका आशय पूंजीगत उदाहरण से है, यह लेखांकन वर्ष से संबंधित है या यह स्थायी संपत्ति से संबंधित है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन जो है वो पूंजीगत हानि से संबंधित नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था। वास्तव में पूंजीगत हानि किससे संबंधित होगी? बेटा पूंजीगत हानि पूंजीगत संपत्तियों के बेचने से उत्पन्न होती है, जो कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए ये यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म होता है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म होता है। हमारे को बताना है, फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटिंग इज। तो ध्यान रखेंगे, प्रत्येक व्यवसाय के लिए अकाउंटिंग का कार्य आवश्यक है, कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। आपको बताना है, फ्लोटिंग एसेट्स किस मूल्य पर वैल्यूड की जाती है, किस मूल्य पर उनका फ्लोटिंग एसेट का किस मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इनका मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य, जो दोनों में जो भी कम हो उस पर किया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अधीन एक अंकेक्षक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है किस प्रकार के कार्य के लिए? लापरवाही के लिए, सापराध दायित्व के लिए, व्यवसायिक दुराचार के लिए या संविदा भंग करने के लिए? तो ध्यान रखेंगे बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अधीन एक अंकेक्षक को व्यवसायिक दुराचार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? फॉर अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ
एसोसिएशन हुज अप्रूवल इज नेसेसरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, केंद्र सरकार। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी? पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि आपका कल एग्जामिनेशन है, इसलिए आज कुछ ही घंटों बाद आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा और कल सुबह एक पूरा पेपर मिलेगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जरूर देखिएगा उन्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंकेक्षक द्वारा त्याग पत्र दिए जाने की स्थिति में पद रिक्त की दशा में रिक्त की कंपनी द्वारा भरा जा सकता है। क्या कह रहा है कि अंकेक्षक द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में जो पद रिक्ति की दशा में रिक्त को कंपनी द्वारा भरा जा सकता है। केवल किस दशा में? तो ध्यान रखेंगे, सामान्य सभा में उसे भरा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लाभांश दिया जाता है, हमारे को बताना है लाभांश दिया जाता है, किसे दिया जाता है? सभी अंशधारियों को, रजिस्टर्ड अंशधारियों को, केवल पुराने अंशधारियों को, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे जो लाभांश दिया जाता है वो रजिस्टर्ड अंशधारियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। रजिस्टर्ड अंशधारी का मतलब है लाभांश घोषणा की तिथि पर जिस व्यक्ति के पास लाभांश है उस कंपनी के, वो लाभांश उन व्यक्तियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अनिवार्य संचय बनाए जाते हैं, जाने चाहिए। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य संचय बनाए जाने चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 1960 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 1974 के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार बेटा अनिवार्य संचय बनाए जाने चाहिए कंपनी अधिनियम 1974 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंश पूंजी में कमी की अनुमति की जरूरत है। क्या कह रहा है? अंश पूंजी में कमी की, अंश पूंजी में यदि आपको कमी करनी है तो किसकी अनुमति की जरूरत है? केंद्र सरकार की, न्यायालय की, सेबी की, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे यदि कंपनी को अपनी अंश पूंजी में कमी करनी है तो उसको कोर्ट की आवश्यकता, कोर्ट की जो है परमिशन की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए लिखित एवं लोचदार, विस्तृत, स्पष्ट या उपयुक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे अंकेक्षण कार्यक्रम स्पष्ट, लिखित और विस्तृत होना चाहिए, अर्थात उपरोक्त सभी इसके सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी नई संस्था के अंकेक्षण के पूर्व, किसी नई संस्था के अंकेक्षण के पूर्व ऑप्शन दिए गए हैं, कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, संस्था के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, लेखांकन की पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, या उपरोक्त सभी का? तो ध्यान रखेंगे किसी नई संस्था के अंकेक्षण के पहले उपरोक्त सभी कार्य किए जाते हैं। यानी कि अगर आपको किसी नई संस्था का अंकेक्षण करना है तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ऑथोराइज्ड ऑडिटर है, वो कार्यक्षेत्र का निर्धारण भी करेंगे, संस्था के स्वभाव का भी अध्ययन करेंगे, और जो वहाँ पर लेखांकन पद्धति प्रयोग की जा रही है, अकाउंटिंग मेथड यूज किए जा रहे हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे, और उसके बाद अपने जो रिक्वायर्ड स्टेप हैं उनको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंकेक्षण नोटबुक है, हमारे को बताना है अंकेक्षण नोटबुक है, अंकेक्षण योजना, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण डायरी जो अंकेक्षण रिकॉर्ड की निगरानी रखती है, और लेखांकन खातों की अंकीय शुद्धता की जांच। तो ध्यान रखेंगे अंकेक्षण नोटबुक अंकेक्षण डायरी है जो अंकेक्षण रिकॉर्ड की निगरानी रखती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक जांच महत्वपूर्ण है। आंतरिक जांच महत्वपूर्ण है छोटे संस्थान के लिए, बड़े संगठनों के लिए, छोटे और बड़े दोनों प्रकार के संगठनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जो आपका इंटरनल चेक है वो बड़े संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखी जाने वाली मदों की सत्यता की जांचना ही प्रमाणन कहलाता है। यह कथन किसका है? डायरेक्ट परिभाषा दी गई है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपसे अक्सर एग्जामिनेशन में डायरेक्ट परिभाषा दी जाती है और वहां से उनके ऑथर के बारे में पूछा जाता है। तो दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। Vouching means testing the truth of the item appearing in the books of original entry. This is defined by the J.R. Bartley Boy. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। वाउचिंग के अंतर्गत किसकी जांच की जाती है? तो ध्यान रखेंगे वाउचिंग के अंतर्गत बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैक्स ऑडिट, कर ऑडिट किस धारा में अनिवार्य है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत। ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है आपके एग्जामिनेशन में, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। टेस्ट ऑडिट इज कंपल्सरी अंडर विच सेक्शन? तो ध्यान रखेंगे टैक्स ऑडिट धारा 44AB, सेक्शन 44AB के अंतर्गत अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, अथर्व का खाता 500 रुपये से अधिक नाम किया गया जबकि अचिर का खाता 500 रुपये से कम नाम किया गया। यह किस प्रकार की अशुद्धि है? तो बेटा ये ध्यान रखेंगे ये क्षतिपूरक अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यद्यपि अंकेक्षक मूल्यांकक नहीं है फिर भी संपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्यांकन से उसका घनिष्ठ संबंध है। यह निर्णय निम्नलिखित में से किस मामले में दिया गया है? एक केस लॉ है और ये पूछा गया है कि ये जो केस लॉ का निर्णय है ये किसके संदर्भ में दिया गया है। क्या कह रहा था कि एन ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर एंड येट ही इज इंटीमेटली कंसर्न विद प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दिस डिसीजन वाज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है द किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड के केस में ये कहा गया कि अंकेक्षक मूल्यांकक नहीं है लेकिन फिर भी संपत्ति और दायित्वों के उचित मूल्यांकन से उसका घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को पता लगता है कि लाभ बढ़ाने के लिए काल्पनिक बिक्री को सम्मिलित किया गया है, क्या उसे, ऑप्शन दिए गए हैं, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, इसकी अनुमति देनी चाहिए, इसके लिए अपनी रिपोर्ट मर्यादित करनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कह रहा है कि अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को पता लगता है कि लाभ बढ़ाने के लिए काल्पनिक बिक्री को सम्मिलित किया गया है, यानी कि केवल डॉक्यूमेंट में दिखाया गया है सेल हुई है लेकिन सेल वास्तव में नहीं हुई है। इस स्थिति में अंकेक्षक को क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे इस स्थिति में अंकेक्षक को अपनी मर्यादित रिपोर्ट देनी चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने कुछ ही देर बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।